इस वीडियो में हम लोग मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे कि देखो कुछ इस तरीके का हमें दिखाई देता है मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग। मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग के बारे में डिस्कस करने से पहले आप मुझे इतना बताओ, फ्रॉग एज अ स्पीशीज़ को आप कैसी कैटेगरी में डालोगे? मतलब फ्रॉग आपके हिसाब से क्या है? रेप्टाइल है, मैमल है, क्या है? तो फ्रॉग एक्चुअली जिस स्पीशीज़ की कैटेगरी में आता है इसको हम लोग बोलते हैं एम्फीबियन। तो सबसे पहले हम लोग मतलब जानते हैं एम्फीबियन स्पीशीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं। यहाँ पर देखो आप, एम्फीबियन स्पीशीज़ की कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं। क्या होते हैं? एम्फीबियन स्पीशीज़ मल्टी सेलुलर वर्टिब्रेट्स होते हैं। इसका मतलब इनकी रीढ़ की हड्डी होती है। एग्जाम्पल जो है मल्टी सेलुलर वर्टिब्रेट्स का वो है फ्रॉग यानी कि मेढक और सैलमेंडर्स। सैलमेंडर्स एक तरीके से रेप्टाइल्स की तरह दिखने वाला एक स्पीशी होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये दोनों पिक्चर्स सैलमेंडर्स की हैं। खैर, हम बात कर रहे थे एम्फीबियंस के बारे में। एम्फीबियंस जैसा कि मैंने आपको बताया रीढ़ की हड्डी वाले मल्टी सेलुलर वर्टिब्रेट्स होते हैं। खास बात इनकी ये होती है ज़मीन और पानी दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं, दोनों में रहते हैं। एम्फीबियंस ऐसे पहले कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं जो लैंड पर आके रहते हैं, लैंड पर आकर सर्वाइव कर पाते हैं। अब ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपने बदलते हुए एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की वो प्रजाति होती है जिनके अगर एनवायरनमेंट में, आसपास के वातावरण में अगर किसी भी तरीके का बदलाव आता है तो अंदर की उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, वो तापमान होता है, बदलते हुए एनवायरनमेंट के हिसाब से वो उसको रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। ह्यूमन बीइंग्स जैसे सर्दी के हिसाब से उनकी बॉडीज़ एडजस्ट हो जाती है, गर्मियों में हो जाती है, लेकिन कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं हो पाता है कि बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ उनकी बॉडी, उनका टेम्परेचर एडजस्ट हो जाए। सांस कहाँ से लेते हैं? लंग्स और स्किन की मदद से एम्फीबियंस सांस लेते हैं। खास बात यह है एम्फीबियंस के पास थ्री चेम्बर्ड हार्ट होता है। इनका जो दिल होता है उसमें 3 चेम्बर होते हैं। आप मुझे ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बताओ, ह्यूमन बीइंग्स का जो हार्ट होता है उसमें कितने चेम्बर्स होते हैं? उसमें 4 चेम्बर होते हैं, लेकिन एम्फीबियंस के हार्ट में 3 चेम्बर होते हैं। तो हमने ये तो जान लिया कि फ्रॉग एक एम्फीबियन स्पीशी है। अब अपने आर्टिकल की तरफ हम लोग वापस आते हैं। मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग, साइंटिफिक नाम इसका है रैकोफोरस मालाबैरिकस। साइंटिफिक नेम के बारे में यूपीएससी बहुत कम पूछता है, लेकिन बदलते हुए पैटर्न के हिसाब से 1 साल के अंदर जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो बेटर ये है कि हम उसको प्रिपेयर कर लें। इस तरीके के साइंटिफिक नाम 1 साल जो ऑर्गेनिजम्स न्यूज़ में है उसके हमें याद कर लेने चाहिए फॉर सेफ साइड। इस ऑर्गेनिज्म को यानी कि मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग को केरला के शहर पुल्लड में स्पॉट करा गया है एनवायरमेंटलिस्ट के द्वारा। एनवायरमेंटलिस्ट में एक कंसर्न जताया गया है कि मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है। उसके पीछे कुछ रीज़न है, जैसे जंगलों का कटना, क्लाइमेट का चेंज होना, आसपास के एरियाज़ में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होना, और कुछ ऐसी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हो गई हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में केमिकल रिलीज़ करती हैं, टॉक्सिक केमिकल्स, और आसपास के एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रही हैं, जिसकी वजह से मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग की स्पीशीज़ अब कम देखने को मिलती है। जहाँ पर देखो ये स्पीशीज़ देखा गया है ना, पुल्लड जो कि है केरला में, एक्चुअली ये स्पीशी वेस्टर्न घाट में स्पॉट करा गया है। ये रीजन अगर आप देखो ध्यान से, इतना रीजन है ये वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट की अगर हम लोग बात करें, वेस्टर्न घाट शुरू होता है गुजरात से, ख़त्म होता है तमिलनाडु के अंदर। 6 स्टेट्स कवर होती हैं वेस्टर्न घाट्स के अंदर। पहली गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखना। इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर भी पूछ सकता है यूपीएससी हमसे। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु,
ये 6 स्टेट्स कवर होती हैं वेस्टर्न घाट की डेफिनेशन में, वेस्टर्न घाट्स को कवर करती हुई। वेस्टर्न घाट को हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट बोला जाता है बिकॉज यहाँ पर जो स्पीशीज़ मिलती हैं वो काफ़ी ज़्यादा वाइड डाइवर्सिटी की मिलती हैं, अलग अलग फॉर्मेट की मिलती हैं। फॉरेस्ट कवर की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो वेस्टर्न घाट्स में हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो ये 2-3 इन्फॉर्मेशन थी वेस्टर्न घाट के बारे में। अब इस फ्रॉग की स्पीशीज़ के बारे में हम लोग कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं कि इस फ्रॉग की स्पीशीज़ जो मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग है उसके क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, ये मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग हमें ख़ास तौर से वेस्टर्न घाट के रेन फॉरेस्ट में ही देखने को मिलता है। यानी कि वेस्टर्न घाट के रेन फॉरेस्ट में ये स्पीशी एंडेमिक है। एंडेमिक स्पीशीज़ कौन से होते हैं? एंडेमिक स्पीशीज़ ऐसे फ्लोरा और ऐसे फौना होते हैं, यानी ऐसे प्लांट और ऐसे एनिमल के स्पीशीज़ होते हैं जो सिर्फ उसी जोग्राफिकल रीजन में मिलते हैं। देखो, रखने को तो आप कोई भी आर्टिफिशियल कंडीशन बनाकर किसी भी स्पीशी को किसी भी इन्वायरमेंट में रख लो, लेकिन अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, स्नो लेपर्ड आप राजस्थान में लाके रख दो और पेंगुइन्स जो कि एंटार्क्टिका में फाउंड करे जाते हैं उनको भी आप राजस्थान लाकर रख दो। अब आर्टिफिशियल कंडीशन बनाकर कैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर ये काम कर सकते हो मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स की मदद से, लेकिन नेचुरल हैबिटेट स्नो लेपर्ड का और पेंगुइन्स का राजस्थान जैसा गर्म एरिया नहीं है। तो एंडेमिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होते हैं जो मूल रूप से एक जगह के निवासी होते हैं, मतलब दे बिलोंग टू ओनली वन पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन। ठीक है, और ये हमें कहाँ मिलता है? मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग ये हमें वेस्टर्न घाट के रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, ये एक ग्रीन कलर का मेढक है जिसकी थिन सी बॉडी है, लीनियर बॉडी है, पतला है ये काफ़ी शरीर में। इसके जो पैर है ना, अगर आप यहाँ पर ध्यान से नज़र डालो, मकड़ी के जाले की तरह पैर हैं इसके, यानी वेब्ड फीट, और बॉडी पोजीशन इसका अनयूजुअल है। इसके पास एक टेक्निक होती है जो बड़े सारे एनिमल्स में फाउंड करी जाती है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से कलर अपना लेना ताकि शिकारियों से बचा जा सके। तो इस टेक्निक को हम लोग एनवायरनमेंट की लैंग्वेज में कहते हैं कैमोफ्लेज, जिसको हम लोग क्रिप्टिक कलरेशन भी कहते हैं। जैसे अगर कोई स्पीशी ग्रास पे बैठा है तो वो ग्रीन कलर अपना लेता है, वुड पे बैठा है तो वो ब्राउन कलर अपना लेता है। जैसा कि अगर आप बिल्कुल ध्यान से अगर देखो कि देखो ये फ्रॉग बैठा हुआ है, लेकिन आप अगर इस रीजन में टहल रहे हो ना तो आपको इतनी आसानी से नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरीके के स्ट्रक्चर पे ये बैठा हुआ है वैसी इसने अपनी बॉडी के कलर को और शेप को, टेक्सचर को अपना लिया है आसपास के एनवायरनमेंट से। मतलब ये घुल गया है ताकि कोई भी शिकारी अगर इसे शिकार करने आता है तो एकदम से पकड़ा ना जा सके। एक तो ये फ़ायदा होता है कैमोफ्लेज का। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि चुपचाप से ऐसे स्पीशीज शांत होकर अपने कलर को बदल कर बैठे रहते हैं। इनको अगर किसी चीज़ को हंट करना पड़ेगा, जैसे सपोज करो कोई वहाँ पर बी है, कोई मधुमक्खी है और इसको खानी है, ठीक है, तो चुपचाप से शांत होकर बैठा रहेगा। जैसी वो पास से गुजरेगी फटाफट अपनी टंग बाहर निकालकर उसको ये सॉलो कर लेगा, मतलब निकल लेगा। ये होती है कैमोफ्लेज की टेक्निक। बड़े सारे स्पीशीज़ में ये अपनाई जाती है, अपने आप को बचाने के लिए भी और किसी को हंट करने के लिए भी। आई होप आपको कैमोफ्लेज का मतलब समझ में आया होगा। इसको याद रखना, यूपीएससी ये भी दे सकता है आपको टर्म क्रिप्टिक कलरेशन। ठीक है, कैमोफ्लेज को ये भी कहते हैं हम लोग क्रिप्टिक कलरेशन। इस फ्रॉग की जो उंगली और जो पैर होते हैं वो ना एक स्टिक की फॉर्मेट में होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देखो, ये देखो स्टिक की फॉर्मेट में है इसके ये पैर और ये उंगलियाँ। इसकी मदद से ये फ्रॉग अपने आप को वेरियस ट्री की ब्रांचेस से अटैच कर लेता है और उन पर चल भी पाता है। बहुत स्पेसिफिक फीचर्स हैं इसके, बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं इस फ्रॉग में जो आपको देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे आर्टिकल हमारा प्रोसीड होगा आपको और भी फीचर्स इसके सुनकर अच्छा लगेगा। अब अगर आपने इस आर्टिकल पे गौर डाला हो तो हमने डिस्कस करा मालाबार का ग्लाइडिंग फ्रॉग। ग्लाइडिंग का मतलब उड़ना। इस फ्रॉग के पास भी हाई ग्लाइडिंग एबिलिटीज़ हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करा था कि इसके जो पैर हैं वो मकड़ी के जाले की तरह हैं। अब इन्हीं पैरों की मदद से, इन्हीं हाथों की शेप की मदद से
ये जब एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे जंप करता है ना, तो एक बार में ये 10 से 12 फीट का डिस्टेंस कवर कर लेता है उड़ते हुए। एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच इसने जंप मारा तो ये जंप कुछ इस तरीके से मारता है जो ऐसा लगता है अपने पैर और हाथों को खोलता हुआ जैसे उड़ रहा हो ये, ठीक है, स्पाइडरमैन की तरह। तो ये है इस फ्रॉग की खास बात। इसकी बॉडी की जो लेंथ है ना वो 10 सेंटीमीटर है। फ्रॉग के हिसाब से बॉडी की लेंथ 10 सेंटीमीटर होना, जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा था, ये स्लेंडर है, मतलब लीन है, काफ़ी ज़्यादा दुबला पतला है, लेकिन बॉडी की जो लंबाई है वो कम से कम 10 सेंटीमीटर की है। अब 10 सेंटीमीटर की लंबाई होने के कारण इसको वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉसी फ्रॉग्स बोला जाता है, ठीक है। मॉसी फ्रॉग्स क्या होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसको देखो, इस इमेज से आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपने देखा होगा अक्सर किसी लकड़ी पर या दीवारों पर, किसी स्टोन स्लैब पर, किसी वुड पर इस तरीके के कुछ ना प्लांट के छोटे छोटे स्पीशीज़ ग्रो हो जाते हैं, काई टाइप की, ठीक है, काई टाइप की जम जाती हैं। अब आप इधर नज़र मारो इस फ्रॉग की तरफ, अगर आप इस फ्रॉग के बॉडी पोस्चर को देखो ना, आपको ऐसा लगेगा ये मॉस जैसे यहाँ आकर इसकी बॉडी पर चिपक गई हो, ठीक है। यही होते हैं मॉसी फ्रॉग्स, जो मतलब मॉस की तरह रिजेंबल होते हैं। मॉस क्या है, पेड़ों पर या पत्थरों पर जमने वाली जो काई होती है, छोटे छोटे प्लांट की स्पीशीज़ जो होती हैं, इनको हम लोग मॉस बोलते हैं। ये फ्रॉग अगर आप ध्यान से देखो तो ये इसी काई की तरह नज़र आएगा जैसे इसकी बॉडी पर काई जम गई हो, ठीक है। तो ये जो मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग हैं 10 सेंटीमीटर के हैं, और यही बात इनकी इतनी जो लंबाई है, यही बात इनको वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉसी फ्रॉग की स्पीशीज़ भी बनाता है। कुछ और भी टैलेंट है इन भाई साहब के पास, मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग के पास। तो अभी ये आर्टिकल हमारा ख़त्म नहीं हुआ है और बहुत यूनिक फीचर्स हैं इसके पास। 7th और 10th पॉइंट को हम लोग कंबाइन करके डिस्कस करते हैं अभी थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आप इन दो फीचर्स में नज़र मारो। इनकी बॉडी काफ़ी सॉफ्ट होती है और ये मॉइस्ट फॉरेस्ट में जहाँ पर नमी हो, बारिश बहुत ज़्यादा होती हो और नदियाँ बह रही हों, कुछ छोटी छोटी रिवर स्ट्रीम्स बह रही हों, उस जगह पर ये पाए जाते हैं। ये एक बिहेवियर शो करते हैं। इस बिहेवियर को हम लोग ना कैनिबलिज्म कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब कैनिबलिज्म होता क्या है, ध्यान से सुनना। अगर कोई एक पर्टिकुलर स्पीशी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का कोई एक स्पीशी हो, वो अपने सेम कम्युनिटी मेंबर को अगर खाए, इस बिहेवियर को हम लोग कहते हैं कैनिबलिज्म। अब कैनिबलिज्म का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, मान लो ह्यूमन बीइंग, अगर एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग को खाए, ठीक है, उसके बॉडी पार्ट्स को खाए, उसके फ्लैश को खाए। अब इंसान इंसान को खाने के लिए नहीं बने हैं। इंसान चिकन खाता हुआ नज़र आए, पोर्क खाता हुआ नज़र आए, मीट खाता हुआ नज़र आए, तो आप उसको थोड़ी सी सेंसेबल चीज़ कहोगे। लेकिन सोचो ज़रा, ह्यूमन बींग्स का मांस खा रहे हैं, इसको कहते हैं कैनिबलिज्म का बिहेवियर। अब अगर आप देखो ध्यान से, जो इनके बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, इन फ्रॉग की स्पीशीज़ के, मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग की बात हो रही है यहाँ पर, टैडपोल्स जिनको हम लोग कहते हैं फ्रॉग के बच्चों को, टैडपोल्स में कैनिबलिज्म का बिहेवियर शो हुआ है। एनवायरमेंटलिस्ट ने जब स्टडी करा टैडपोल्स के बिहेवियर को इस फ्रॉग की स्पीशी में, तो उन्होंने कैनिबलिज्म का बिहेवियर शो करा है। जैसे ये फ्रॉग एक फ्रॉग को खा रहा है, ये भी फ्रॉग एक फ्रॉग को खाते हुए दिख रहा है। इस बिहेवियर को हम लोग कहते हैं कैनिबलिज्म। जब एक सेम स्पीशी अपनी जैसी सिमिलर स्पीशीज़ को खाए, उस बिहेवियर को हम लोग कहते हैं एनिमल्स के अंदर या मैमल्स के अंदर कैनिबलिज्म का बिहेवियर। अब आप देखना, इनके बच्चे पैदा करने की जो प्रक्रिया होती है और बच्चों का ये लोग किस तरीके से ख्याल रखते हैं, उस पर एक बार अगर आप नज़र मारना तो आपको समझ में आएगा कि कितना सिस्टमैटिक ढंग से ये लोग रिप्रोडक्शन प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग का जो ब्रीडिंग पीरियड होता है वो जनरली मानसून मंथ में होता है। जो फीमेल्स होती हैं मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग की स्पीशीज़ में, जो फीमेल्स होती हैं वो जनरली प्रेफर करती हैं स्पॉन करना। स्पॉन का मतलब देखो क्या होता है, अंडे देना, ठीक है। स्पॉन वैसे
अंडे देने की प्रक्रिया को कहते हैं। लेकिन ये वर्ड आप याद रखना कि ज़्यादातर ना फ्रॉग स्पीशीज़ जो अंडे देते हैं, मेढक जो अंडे देते हैं, उसके लिए वर्ड यूज़ करा जाता है स्पॉन। ठीक है, तो जो फीमेल्स होती हैं मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग के अंदर, वो अंडे देती हैं। कोई भी एक वाटर बॉडी नीचे है वहाँ पर नहीं देते हैं अंडे जो बाकी फ्रॉग्स देते हैं। उस वाटर बॉडी के ऊपर मान लो कि यहाँ पर एक पेड़ है, उसकी कोई ब्रांच है और वहाँ पर ये लीव्स लटक रही हैं बड़ी सारी, उन लीव्स पर ये अंडे को रखती हैं। मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर आप देखो, ये एक ट्री की ब्रांच से होते हुए कुछ लीव्स हैं। डेफिनेटली इनके नीचे कोई ना वाटर बॉडी होगी, पॉन्ड होगा, कोई तालाब होगा जहाँ पर ये फ्रॉग्स तैरते होंगे या कुछ खाने पीने के लिए आते होंगे। लेकिन बाकी फ्रॉग की स्पीशीज़ जो तालाब में ही अंडे देना पसंद करती हैं, जो यहाँ पर मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग में जो फीमेल्स होती हैं वो पत्तों पर अपने अंडे सेती हैं। ठीक है, मतलब लीव्स पर अपने अंडे स्पॉन करती हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, अगर ये लीव्स पर इस तरीके से अंडे अपने छोड़कर जाती है, अब अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखो, ये कुछ टाइम बाद जो अंडे हैं वो फूटेंगे और टेडपोल्स बाहर निकलेंगे। तो ये जाकर सीधा फिर पॉन्ड या फिर उस रिवर बॉडी में जाकर नहीं गिरेगा। फिर फ़ायदा ही क्या हुआ इस पेड़ पे पेड़ के पत्तों पे इस तरीके के अंडे लगाने का। तो देखो, ये फ्रॉग की स्पीशीज़ बहुत, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सिस्टमैटिक ढंग से रिप्रोडक्शन प्रोसेस को कैरी आउट करती है। तो ये लोग करते क्या है, फीमेल्स ने लीव्स पर अंडे दिए, ठीक है, उनको सेका, कुछ हफ्तों तक, महीनों के बाद जब इनमें से टेडपोल्स निकलेंगे तो उसके लिए फिर जब वो नीचे गिरेंगे तो उसके लिए इंतज़ाम क्या होता है, उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, ये फोम नेस्ट बनाते हैं। इसको हम लोग फोम नेस्ट कहते हैं, मतलब साबुन के झाग की तरह एक घोंसला बनाते हैं नीचे वाले रिवर पॉन्ड में। जैसे इस पत्ते पे अंडे दिए गए, टेडपोल्स आने लगे हैं, जस्ट पैदा होने की उनका टाइम आ गया है, वो डायरेक्ट इस रिवर बॉडी पे आकर नहीं गिरेंगे, इस पानी पे आकर नहीं गिरेंगे। इनके मम्मी पापा ने इनके लिए ऐसा एक फैसिलिटी बनाई होती है, जैसे ह्यूमन बींग्स अपने बच्चों के लिए क्रैच की फैसिलिटी बनाते हैं, तो आप इसको फ्रॉग का क्रैच कह सकते हो। इस तरीके का साबुन का झाग का स्ट्रक्चर ये बना देते हैं पहले से ही, उनके पैदा होने से पहले, ताकि जो टेडपोल्स हों वो यहाँ के गिरे। अगर आप ध्यान से देखो इसको तो आपको ये टेडपोल्स नज़र आएंगे बड़े सारे, जो फोम पर आकर गिरे हुए हैं। और मम्मी पापा जो हैं मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग में जो पेरेंट का रोल निभा रहे हैं इन स्पीशीज़ में, वो दिन भर रखवाली करते हैं इस पॉन्ड की, ठीक है, अपने टेडपोल्स की। फिर धीरे धीरे जैसे टेडपोल्स बड़े होने लगते हैं और वो फ्रॉग बनने लगते हैं, तब जो पेरेंट्स होते हैं उनको पीठ पर बाहर रखकर इस फोम से वो बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले उन्होंने क्या करा, पहले रखवाली करी, जो लीव्स पर जो फीमेल्स ने अंडे सहे थे वो यहाँ पर आके गिरे फोम पर। फोम पे जब ये फोम में जो टेडपोल्स हैं वो बड़े हुए, उसके बाद क्या करा, वो फ्रॉग बने और पेरेंट्स ने उनको सक्सेसफुली ऐसे करके बाहर निकाल लिया। तो देख रहे हो उनका प्रोसेस कितना ज़्यादा सिस्टमैटिक तरीके से वर्क करता है। तो अगर आप लास्ट पॉइंट देखो, मैंने आपको ये एक तो ब्रीडिंग पीरियड के बारे में बता दिया, स्पॉन के बारे में बता दिया, और इसी पॉइंट को अगर आप यहाँ पे कनेक्ट कर दो तो देखो इनकी एक खास बात होती है फोम नेस्ट को बिल्ड करना पूल्स ऑफ वाटर पे, जहाँ पर टेडपोल्स जो होते हैं वो गिरते हैं जब उनके अंडे फूट जाते हैं। बस लास्ट में दो इंपॉर्टेंट बात और, ये वाली बात आप याद रखना, जो मेल्स होते हैं वो छोटे होते हैं मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग की स्पीशीज़ में एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। ये वाली बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, 2020 के एग्ज़ाम में 2020 के यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी को पूछना पसंद है, और इन्होंने एक एलिफेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा था, फीमेल एलिफेंट के बारे में, कि फीमेल एलिफेंट के ग्रुप में फीमेल एलिफेंट लीडर होती है, इतने टाइम तक वो सर्वाइव करती है और इसके जेस्टेशन पीरियड उनका ये होता है। तो ये लोग मेल और फीमेल स्पीशीज़ जो होती है यूपीएससी को उसके बारे में काफ़ी पूछना पसंद है एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ से, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया। इतनी सी बात आप याद रखना कि जो मेल मेंबर्स होते हैं
वो साइज़ में स्मॉलर होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। जैसे इमेजिन कर लो इसको, ये पिक्चर मैंने इसलिए लगाई है कि ये जो बड़े साइज़ का आप यहाँ पर देख रहे हो, इसको फीमेल स्पीशी मान लो मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग की, और छोटे साइज़ का ये मेल मेंबर्स मान लो, ठीक है। IUCN की रेड लिस्ट में इनका स्टेटस क्या है? मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग का स्टेटस है लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आता है मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग। तो इस तरीके से हमने मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग की स्पीशीज़ के बारे में पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक आर्टिकल डिस्कस करा। अब आपको मल्टीपल सोर्सेज रेफर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने हर जगह से जो भी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मेरे को रेलेवेंट लगी UPSC के पर्सपेक्टिव से, वो मैंने आपके सामने लाकर बताई। अब आप इस मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग के बारे में किसी भी तरीके के क्वेश्चन को टैकल आराम से कर सकते हो। अब लास्ट में आप हमारी डिस्कशन के बेसिस पे इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करो। मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स को कंसिडर करो। आपको यहाँ पर याद रखना करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से हैं। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग की जो स्पीशीज़ है वो एक मैमेलियन स्पीशीज़ है जो कि एंडेमिक है, मतलब मूल रूप से मिलती है इंडिया के वेस्टर्न घाट में, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है अपनी रेयरिटी की वजह से, रेयर होने की वजह से IUCN की रेड लिस्ट में इस स्पीशीज़ को क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। तो चाहो तो थोड़ा पॉज ले सकते हो वीडियो को रोककर और राइट आंसर करने की कोशिश करो। आई होप आपने आंसर अभी तक ढूंढ लिया होगा। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नीदर वन नॉर टू, दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। पहली स्टेटमेंट देखो क्या कहती है। फर्स्ट स्टेटमेंट इसको मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग की स्पीशीज़ को मैमल बता रही है, और जबकि मैंने आपको आर्टिकल की डिस्कशन में शुरू में ही बताया था ये मैमल नहीं है, ये एक एम्फीबियन है। और एम्फीबियन स्पीशीज़ क्या होती है इसके बारे में हमने डिस्कशन भी करी थी। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला हुआ है कि IUCN की रेड लिस्ट में इस स्पीशीज़ को क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला हुआ है, जबकि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखो आप, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में नहीं बल्कि लीस्ट कंसर्न कैटेगरी का स्टेटस मिल रखा है इसे IUCN रेड लिस्ट में मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग को। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको एक बेटर क्लैरिटी मिली होगी इस टॉपिक के बारे में, मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग के बारे में। इस डिस्कशन में अभी के लिए इतना ही। कीप वर्किंग हार्ड। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।